अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है पोलिनोमियमेटिक्स ड्रग्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एएनएस का। और हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपने बेसिकली जो एएनएस है वो प्रेफर करना है, उसके लिए लिपिन कोड उसके वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कैजन मीनिंग एजेंट की टेबल्स आपने ज़रूर करनी है। उसमें कुछ स्पेसिफिक टेबल्स हैं जो ज़रूर करनी है, वो आपने देख लेनी है। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट एएनएस जो है वो मिनी ग्रेजुएट से करना चाहता है तो इट्स ओके, वहां से भी करने में कोई बुराई नहीं है, दोनों में ही अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन लिपिन कोड पे ये है कि आपको ड्रग वाइज नीचे मटेरियल जो है ना वो ज्यादा दिया हुआ है और आपको याद करने में भी वहां पर ज्यादा आसानी है। अब मैं ये क्लासिफिकेशन तो मैंने आपकी मिनी ग्रेजुएट से ली है, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको अब तरीका बता रही हूँ कि किस तरह क्लासिफिकेशन लिखनी है और किस तरह क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है। सबसे पहले देखिए, कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं उनको कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम पैरासिम्पथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स भी होता है। मिमेटिक्स का मतलब होता है मिमिक्री करने वाला। तो अब यहाँ पे देखिए, कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स में दो तरह की ड्रग्स जो है ना वो आती हैं। फर्स्ट डायरेक्ट एक्टिंग एंड नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग। आपने बिल्कुल इसी तरह मोस्टली क्लासिफिकेशन जो आपने लिखनी है वो अपने फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग में आपके पास दो आ जाती है, मस्कुलिनिक एंड निकोटिनिक, ठीक है। क्योंकि कुछ ड्रग्स जो होती है ना वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती हैं, कुछ निकोटिनिक पे करती हैं और कुछ ऐसी होती है जो दोनों पे करती है, लेकिन ये होती है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब किस ड्रग में जाकर अपने रिसेप्टर पे डायरेक्टली लग जाना है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली एक्ट नहीं करती, ठीक है। इसको भी हम फर्दर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे चेंज करते हैं। जिस तरह आप पहले देखते होते थे कि रिवर्सिबल इस तरह भी होता है और इस तरह भी होता है, लाइक वो मतलब अगर लग जाए ना तो उसकी चांसेस हैं कि वो रिमूव हो सकता है अपने टारगेट से, और अपना इफेक्ट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका खत्म हो सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब ही होता है कि वो वापस नहीं आएगा। अगर एक दफा ड्रग अपने रिसेप्टर पे लग गया है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करके ही रहेगा। बेशक उस ड्रग का कोई ब्लॉकर कोई एंटागोनिस्ट उसको दे भी दो तो फिर भी वो नहीं रहेगा। तो इस तरह मैं जाके आपको आगे बताती हूँ। पहले आपने ये देखना है कि डायरेक्ट एक्टिंग होती है और इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने एएनएस की क्लासिफिकेशन जो है वो चारों चैप्टर की अच्छे से करनी है। ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट आपने 4 चैप्टर्स का अच्छे से करना है। उसमें अगर आप एक का याद कर लोगे तो बाकी तीनों का आप खुद से लिख सकते हो, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसमें रट्टा नहीं है। और जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो हमेशा सवाल आता होता है, आपने वो चारों चैप्टर्स की अच्छे से करनी है। जिस बुक से भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करनी है। अगर आप दोनों बुक से एक दफा रीड आउट करें तो आप कोशिश करें कि अपने नोट्स बना लें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक एक या दो दो पेज के, क्योंकि वो क्वेश्चन इस ईयर भी प्रूफ में आया था। एंटीमस्कुलिनी की क्लासिफिकेशन आई थी। और वैसे भी अगर आपको क्लासिफिकेशन एक दफा आ जाए, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम क्लिनिकल और थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो फिर आप ना उसमें इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पे सोल्व कर सकती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डायरेक्ट एक्टिंग में मस्कुलिनिक और निकोटिनिक होते हैं। मस्कुलिनिक में एस्टर्स होते हैं और एल्कलॉइड्स होते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि कुछ जगह बुक में इवन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह क्लासिफिकेशन को इस तरह मॉडिफाई करके ज्यादा डिटेल नहीं बताया हुआ। और आपने कोशिश करनी है कि जब क्लासिफिकेशन याद करनी है तो मिनिमम 5 वर्क्स याद करें। 5 वर्क्स याद करेंगे तो 3 आपको पक्के होंगे जो याद रहेंगे। और क्लासिफिकेशन 1 या 2 वर्क्स लिखकर नहीं लिखी जाती। अच्छा, इसको आपने नेक्स्ट डिवाइड करना है क्वार्टनरी में एंड टर्शरी में, ठीक है। क्वार्टनरी में टर्शरी में डिवाइड करें, इसको आगे बताएंगे, ठीक है। इट्स ओके अगर आप एस्टर्स और एल्कलॉइड्स पे भी कहानी खत्म करते हैं। अच्छा, निकोटिनिक की भी ड्रग्स आगे होती है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। एनएन होती है और एनएम होती है, ठीक है। उसको भी आपको जाके बताएंगे, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा भी था कि एनएन एनएस कैंड्रिया पे और एनएम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एक अलग से चैप्टर भी है मिनी कैल्शियम में, चैप्टर नंबर 27, जिसको हम स्केलेटल मस्कुलर रिलैक्सेशन के नाम से देखते हैं, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो भी देखेंगे, वो देखा जाए तो वो एएनएस का पार्ट है, लेकिन एएनएस में नहीं कवर करते, वो बेसिकली सीएनएस में ही कवर कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग में आगे आ जाता है शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और वेरी लॉन्ग एक्टिंग, जिसको मैं मजीद आगे मॉडिफाई करके बताऊंगी कि आपने इसको ज्यादा बेहतर किस तरह लिखना है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में एंडोफोनियम को मैं अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। एंडोफोनियम का एक यूक्यू आता होता है कि एंडोफोनियम का फंक्शन क्या होता है। तो एंडोफोनियम इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग, 5 से 15 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। और ये हमें बिटवीन द
कोलिनर्जिक क्राइसिस और मिस्थेनिया ग्रेविस के दरमियान डायग्नोस करती है। अब ये चीज आप अभी सिर्फ इतना देख लें, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये यूक्यू है। कार्बामेट्स में आगे से अपने नाम याद करने, जैसे न्यूस्टिग्मीन होती है, कुछ चीज का आपको पता होगा, आपने नाम पहले सुना होगा। अगर कोई बच्चा पहली दफा बीएनएस कर रहा है तो उसने ये चीजें न्यूस्टिग्मीन सेकंड ईयर फिजियो, फर्स्ट ईयर फिजियो में जरूर पढ़ी होगी। न्यूस्टिग्मीन, फाइलोस्टिग्मीन, पीरियोडोस्टिग्मीन, ठीक है। एम्पिनोनियम इस तरह की चीजें आपके लिए नई ड्रग्स है, लेकिन इस कार्बामेट्स में आपने न्यूस्टिग्मीन वगैरह डाली है, ठीक है। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। और ऑर्गेनोफॉस्फेट इज वेरी लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ऑर्गेनोफॉस्फेट का एक यूक्यू भी आता होता है, और अभी से आपने अपने ज़हन में इस नाम को बैठा लेना है कि इसका याद, इसकी पॉइजनिंग का और इसकी भी पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट का यूक्यू आता होता है, ठीक है। पर अब आप ये देख लेना कि इस तरह की सारी, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, कोई पूछे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कोलिनोमिमेटिक ड्रग है। चलो अब हम यहाँ पर आगे आ जाते हैं। ये वाली क्लासिफिकेशन भी जो मैं कह रही थी कि ज्यादा अच्छे से करके लिखी हुई है, और अब मैं ये आपको बताती हूँ, ठीक है। कोलिन एस्टर्स, जिसका मैं एस्टर्स कह रही थी, आपने डायरेक्ट एक्टिंग में वो बना लिया फ्लो चार्ट। एस्टर्स में आपके पास एसिटिलकोलिन है, मेथाकोलिन है, कार्बाकोल है, कार्बामिक एसिड है, पैथेनिकोल है। पैथेनिकोल तो आपका आगे बहुत दफा चैप्टर में रिवाइज होगा आई थिंक। लिबन कोड में ये पहली ड्रग है जो मेंशन भी की हुई है, जब चैप्टर वो बना हुआ है, तो उसमें पहली ड्रग, दूसरी ड्रग है जिसपे उन्होंने डिटेल दी हुई है 1.5 पेज की और 1 पेज की। तो ये तो आपको नाम याद हो ही जाएगा। एसिटिलकोलिन पे आपको नाम याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेथाकोलिन, ये पैथेनिक, आपको ऐसे लगेगा कि पैथेनिकोल की तरह मिलता जुलता ही मेथाकोलिन है। ये देखिए, ये हो गया कार्बाकोल। आपने कोलिन एस्टर्स में नाम लिखनी है। जब तक आप कोलिन एस्टर्स के नीचे 2 या 4 नाम नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट एक्टिंग के एल्कलॉइड्स पर नहीं जा सकते। कार्बाकोल की तरह मिलता जुलता कार्बामिक एसिड है, तो ये दोनों तो आपके वैसे ही याद होंगे। एल्कलॉइड्स में मैंने कहा था कि आप क्वाटरनरी और टर्शियरी में मेंशन करना, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स इसको नहीं नेक्स्ट ज्यादा अच्छी तरह कर सकते तो फिर बहुत कम अज कम ये वाले नाम, पिलोकार्पिन, निकोटीन, लोपलाइन, सिबमलिन, ये 4 नाम तो याद करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ज्यादा नाम याद करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा क्वाटरनरी में आपने मस्कुलिन एंड, तो ये ऑक्सीट्रीमोरिन, ये ऑक्सोट्रीमोरिन, ये मुश्किल नाम है। ऑक्स से ऑक्स ओ लगा के देन ट्री देन मोरिन, ठीक है। और ये डाइमिथाइल फिनाइल या पिपारासिन, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पिपारासिन का नाम आगे आपको ना यूज होगा, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। डिजीज, एक डिजीज है उसमें हम पिपारासिन यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज में। सो इसका नाम आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप यहाँ इस लाइन में से ये 5 नाम से 4 नेम्स भी याद करते हैं तो इस मोर देन इनफ, और ये बहुत अच्छा है कि आप याद करें, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में मैंने कहा था कि आपने इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिवाइड करना है, इसको क्लासिफाई करना है। लेकिन आप इसको जैसे उन्होंने उधर मिनी कैसे में खाली एंटोफोनियम में बताया था, आप एंटोफोनियम के साथ थोड़ा सा मार्कर से बना करके कि इट इज अल्कोहल। फिर कार्बामेट्स में मैं आपको नाम पहले बता चुकी हूँ, ये पाइजोस्टिग्मिन, पीरियोडोस्टिग्मिन, डिस्टिग्मिन, कार्बाराइल, एम्पिनोनियम, ठीक है। डिमिकेरियम भी देख ले, लेकिन अगर आप इस ये वाले सारे नाम याद कर लेंगे, जैसे कार्बाराइल आसान नाम है, एम्पिनोनियम देखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये इजी नेम है, तो यहाँ से भी आपके 4 नेम्स याद हो जाएंगे। फिर अल्जाइमर डिजीज, ये ना मिनी कैप्शन में भी लिखा हुआ है और लिपन में भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है कि अल्जाइमर डिजीज की ड्रग्स, और ये वाइवा में भी पूछते हैं, और कोई ना कोई एक आधा एमसीक्यू भी आ जाता है अगर किसी ने कोई आसान एमसीक्यू देना हो टेस्ट में बना। डोनिसिपल, रिवास्टिगमाइन, कैलेंटामाइन, टैक्टाइन, गला से मैंने इसको याद किया था, गला, ठीक है। रिवा जैसे नेम होता रिवान, ठीक है, इस तरह रिवास्टिगमाइन और डोनिसिपल, ठीक है। ये तो आपने याद करना है। इरिवर्सिबल में आगे आप देखें, सॉरी ये ऊपर से नेम हो गया, इसको एकोथायोफेट लिखा हुआ है, ये पैराथायोन और मैराथायोन, इसके डिफरेंसेस आपका यूक्यू है कि आगे जाके मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी। और पैराथायोन और मैराथायोन सब देखिए मिलता जुलता ही नाम है, ए लगा के जोन, ए और लगा के जोन, ठीक है। डाइफ्लोरोफॉस्फेट भी आसान सा नाम है, देखें डाइक्लोरोफॉस इसकी तरह मिलता जुलता है, क्योंकि फ्लोरोफॉस्फेट हम पढ़ते हैं पहले भी। और सुमान देखिए सबसे आसान नाम, जो सुमान निकला यहाँ पर, तो ये आपको याद होगी। निकोटिनिक मतलब इससे याद करना आपके लिए आसान रहेगा अगर आप इससे बना के याद करेंगे, ठीक है। एकोथायोफेट भी आगे यूज हम करेंगे तो आपको इसका नाम भी याद हो जाएगा, जैसे पैथेनिकोल का मैंने कहा था ना। एकोथायोफेट बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोमा में, ठीक है। इसका
हम टाइम पीरियड भी देखेंगे कि इस ड्रग का कितना होता है टाइम ड्यूरेशन। आगे निकोटिन में एना देखें तो निकोटिन, लोप्लाइन, कार्बाकोल और सेम एना में आप सक्सेनल कोलिन कर लें और कार्बाकोल आप यहाँ पर दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको याद किया था कि एन से एन दो दफा एन आता है तो निकोटिन में भी पहले एन आता है। ठीक है, और लोप्लाइन तो आपने करना है, लोप्लाइन हमने ऊपर भी किया है, अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर भी लोप्लाइन पढ़ा है, कहाँ पर, टर्शरी में पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसका निमोनिक भी बना सकते हैं, PNPLC, या जैसे PCL नहीं होता था, PCL, PLC, PCL, पिलोकार्पिन, सिबेमिलिन, लोप्लाइन और निकोटीन। निकोटीन आप याद कर लेंगे, आपने यहाँ भी लिखना है, आपने इसको निकोटीनिक में भी मेंशन करना है। आप किस तरह हमने क्लासिफाई किया, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में और निकोटीनिक। फाइन, अब हम आगे मूव करते हैं। ये वही है, इसको मैं ज्यादा क्लियर डिटेल से नहीं बताऊंगी। बहुत रिसेप्टर्स पे अगर हो गया तो एसिटोकोलिन और कार्बाकोल, मुस्कुरिनिक पे हो गया बोथेनिकोल एंड पिलोकार्बिन, निकोटिनिक पे हो गया तो निकोटिनिक एंड एसिटोकोलिन, यू कैन सी एसिटोकोलिन, मस्कुरिनिक, निकोटिनिक पे दोनों पे एक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने निकोटिनिक के हेडिंग के नीचे भी लिखा, निकोटिनिक के नाम से सारे कि निकोटिन, और कार्बाकोल भी दोनों पे एक्ट करते हैं। आप या कार्बाकोल के आगे एमएन लिख सकते हैं क्योंकि मस्कुरिनिक भी है और निकोटिनिक भी है, और मस्कुरिनिक जो है वो जस्ट आपके पास ये बोथेनिकोल और पिलोकार्बिन है। बोथेनिकोल एंड पिलोकार्बिन को याद करने का तरीका हो सकता है जैसे हम ब्लड प्रेशर में पी भी नहीं लिखते, तो पी से बोथेनिकोल और टी से पिलोकार्बिन। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रही हूँ। चलिए, इस चीज के बारे में मैं आपको ना पहले बता रही थी, इसको भी चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताती हूँ। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, why neostigmine is preferred over physostigmine in the treatment of myasthenia gravis। पहले तो मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि myasthenia gravis में क्या होता है बच्चों। myasthenia gravis में ना यूं होता है कि myasthenia gravis में आप ये एक मतलब ऑटो डिजीज है। ठीक है, आपकी बीमारी, इसमें आपकी बॉडी में आपके एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती है ना वो बन जाती है। बॉडी ऐसे समझता है, बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो यूं समझती है कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स नहीं है, ये कोई फॉरेन सब्जेक्ट है, तो जाके इसके खिलाफ अगेंस्ट इस पे लग जाती है। ठीक है, तो जब ये लगती रिसेप्टर्स के अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज लगी। ठीक है, तो बेचारा एसिटाइलकोलिन कहाँ लगेगा, तो एसिटाइलकोलिन आपको नहीं लगेगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन आपका नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको वही पेटोसिस, वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, फटीग और वही सारे सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको देते हैं न्यूस्टिग्मिन, न्यूस्टिग्मिन भी देते हैं, फाइजोस्टिग्मिन भी देते, फाइजोस्टिग्मिन नहीं देते, प्रीडोस्टिग्मिन देते हैं, और हम इसको एम्पिनोनियम देते हैं, और आपने एक दो ड्रग भी देख लेना, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस न्यूस्टिग्मिन है, एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। तो आपने ये देखना है कि ये बीमारी तो दिमाग के अंदर तो नहीं है ना, किसी को पेरिफेरल में है, तो जो दवाई हम खाएंगे अगर वो दिमाग के अंदर चली गई तो उसका लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने एक ऐसी दवाई लेनी है जो पेरिफेरल में एक्ट करेगी और पेरिफेरल के रिसेप्टर पे जाके उसका ये जो खराबी है ना वो ठीक करेगी, और वो फिर क्या करेगी, उस एंटीबॉडीज को रिमूव करेगी, न्यूस्टिग्मिन। ठीक है, और फिर ये इस चीज का आपने पहले खुद भी डिटेल से पढ़ा होगा, और फिर ये एसिटाइलकोलिन जब अपने रिसेप्टर्स पे जाकर लग जाएंगे, पता है ये न्यूस्टिग्मिन, और ये आगे हम देखेंगे कि किस तरह ये एंटीफोनियम भी हम जब देते हैं ना, तो ये चीज आपने देखनी है कि एसिटाइलकोलिन, तो अभी से आप देख लें कि एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एक ऐसा एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। देखिए किस तरह ये न्यूस्टिग्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, बस आपसे आपने ये वाली चीज याद करनी है, और आपने ये देखा कि न्यूस्टिग्मिन हम माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज करते हैं। ठीक है, इसके पीछे जितनी थोड़ी बहुत पैथो फिजियोलॉजी थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ क्योंकि अभी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं, आगे जाके आएगा तो फिर मैं आपको बता दूँ। एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एसिटाइलकोलिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। अभी आप बस इतना ही याद कर लें। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ कि न्यूस्टिग्मिन एक क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, वो पोलर है। बस आपने इतना भी याद करना है क्योंकि एक मिनी कैसे में टेबल बना हुआ है और स्टूडेंट्स को याद करें तो आपने ये याद कर लेना कि जो क्यू से क्यू होगा क्वाटरनरी होगा वो पोलर होगा, पोलर होगा तो वो लिपिड में डिसॉल्व नहीं होगा, लिपिड में डिसॉल्व नहीं होगा तो लाइक टू लाइक डिसॉल्विंग मैकेनिज्म वहां पर अप्लाई नहीं होगा, तो वो लिपिड्स को क्रॉस नहीं कर सकेगा। और हमारी मेम्ब्रेन्स की लिपिड्स से बनी हुई है तो वो फिर सीएनएस के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और पेरिफेरल में रहेगा, और पेरिफेरल में बीमारी जो है वो हमें कौन सी, मियास्थेनिया ग्रेविस, तो उसको ठीक कर देगा। लेकिन
फाइजोस्टिग्मिन फाइजा क्रीम से याद करेंगे, हर जगह चली जाती है, तो फाइजोस्टिग्मिन ब्रेन फिर में भी रहेगी और ब्रेन में भी चली जाएगी, तो वो हमारे लिए मसीनिया ग्रेविस में काम की नहीं रहेगी। पैराथायरॉइड और मैराथायरॉइड की डिफरेंसेस आप देखिए, ये ना आप कि वहाँ पे मिनी कैप्शन जहाँ पर है ना, वहाँ पर आपकी जो समरी है उसके एंड पे ये डिफरेंसेस दिए हुए, मैं आपको ये खुद लिख कर भी सेंड कर दूंगी, लेकिन आपको 3-4 डिफरेंसेस, अगर आप 4 डिफरेंसेस याद कर लें तो आपको ये 3 नंबर का सवाल भी जो है ना ये डन है, ठीक है। लेकिन आपने डिफरेंसेस इस तरह लिखने हैं जिस तरह ये टेबल, मतलब मैंने ये इसलिए ऐड किया था क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो बुक में, चूंकि दोनों बुक्स में इसके डिफरेंसेस नहीं लिखे हुए, तो उनको इसके रिलेटेड जो 2-4 बातें इन्फॉर्मेशन में आती है तो वो वैसे ही लिख देती है, मतलब इसको इस तरह टैबलेट नहीं करते और टेबल नहीं बनाते। तो इसका बनाने का ये डिफरेंस था कि जहाँ पे आपको डिफरेंशिएट आ जाए तो आपका कोई दो ड्रग्स के दरमियान तो आपने इस तरह टेबल बना के लिखना है, ठीक है। बेशक आपको कम भी आते हैं लेकिन टेबल बना के लिखना है। पैराथायरॉइड इंसेक्टिसाइड है, मैराथायरॉइड इंसेक्टिसाइड स्कैबिसाइड है। पहले तो आपने ये समझना है कि मैलाथायरॉइड का मतलब माँ हम बच्चों को डेंजर नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो मैराथायरॉइड जहाँ जाएगा वो चीज अच्छी होगी, ठीक है। मतलब मैराथायरॉइड एज कम्पेयर टू पैराथायरॉइड अच्छी। अब आप यहाँ पे देखिए पैराथायरॉइड सिर्फ एक बीमारी में यूज हो रही है इसका, लेकिन मैराथायरॉइड 2 में यूज हो रही है। ड्यूरेशन इसका जस्ट 2 वीक्स है, मैराथायरॉइड का डेज है, ठीक है। तकरीबन इन दोनों का सेम ही है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये लिपिड स्ल्यूबर है, आप देखें लिपिड स्ल्यूबर है तो आप खुद सोचते हैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, तो ये फिर लिपिड स्ल्यूबर है तो फिर कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, हर जगह चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए फिर आपने ये देखना है कि ये जो होती है ना मैलाथायरॉइड, ये इनएक्टिव कंपाउंड्स में जब ये मेटाबलाइज होती है तो फिर ये इनएक्टिव कंपाउंड्स में जो है वो चेंज हो जाती है। डेंजर जो है वो इसका हाई है, ठीक है, जैसे कि पहले जिक्र मैंने कर चुकी हूँ, और जो इसका है वो लेस डेंजर है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे मूव करती हूँ। चले यहाँ पे दोबारा से क्लासिफिकेशन आगे मैं इसको बस खाली कर देती हूँ। डायरेक्ट एक्टिंग में एसिटाइलकोलिन है, मेथेनिकोल है, पिलोकार्पिन है, मेथेनिकोल है। इंडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल में, ये चीज आप ना लिखे, मैंने आपको बात सब इतना याद कर लीजिएगा कि रिवर्सिबल में जैसे कार्बामेट्स लिख दें तो कार्बामेट्स पे आप न्यूस्टिक और पेरोस्टिक में लिख दें, अल्कोहल के हेडिंग के नीचे आप एड्रोफोनियम लिख दें, बाकी फाइजोस्टिक में ना बस अपने कॉन्सेप्ट के लिए याद कर ले कि ये लिपिड स्ल्यूबर है। डोरी से पहले हम लोग यूज करते हैं अल्जाइमर डिजीज में, ये भी लिपिड स्ल्यूबर है। डार्कलर में पैराचामाइन, अगर आप इतना भी अपने ज़हन में थोड़ा सा बनाएं कंसेप्ट कि अच्छा अल्जाइमर डिजीज है वो लिपिड स्ल्यूबर है। और इरिवर्सिबल में आपके पास ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आ जाते हैं, इसमें हमने अभी पैराथायरॉइड, मैराथायरॉइड, पारासोजन, मारासोजन, डायफ्लोरोफॉस्फेट, सुमान और ये सब पढ़े हैं, ठीक है। ये ऊपर हम पढ़ के आए, लेकिन और यहाँ पे इन्होंने एकोथायोफेट भी जो है लिखा हुआ, एकोथायोफेट भी हमने पढ़ा, ये आएगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट का आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो है वो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है और पेरोक्साइन जो है वो रिएक्टिवेशन करवाता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की। इसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ना इनको डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसका यूज आता होता है, ठीक है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को हम एट्रोपिन के साथ डिस्कस कर लेंगे एंड्रीमस्कुलिन में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फाइन, ये ना आगे आपकी है क्लासिफिकेशन। देखें आप इस चैप्टर में आपने ना क्लासिफिकेशन तो अच्छे से करनी है, जो कि मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ। इस चैप्टर में आपने लिपन कोर्स की रीडिंग कर लेनी है, आपको जो चीज इंफॉर्मेटिव लगी आपने सारा A to Z जो है वो रट्टा नहीं लगाना, आपने उसको याद कर लेना है। क्योंकि देखिए फार्मा में जो है ना वो रट्टा कम है, जैसे बंदा कहते हैं ना कि फोरेंसिक में रट्टा है या बैथो में भी टू सम एक्सटेंट रट्टा आ जाता है, ठीक है। लेकिन फार्मा में रट्टा है, लेकिन उस रट्टे की बेस जो है ना पहले कॉन्सेप्ट एंड देन रट्टा, एक होता है ना अन्य वाला रट्टा, वो अन्य वाला रट्टा नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको ना एक दफा आपको बता देती हूँ, यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ। मैं एक बात ही करना चाह रही थी कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन जो है ना बच्चों से याद करनी है, और आपने जब बुक भी रीड करनी है तो उसमें आपने देख लेना है कि थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर जैसे एक माइनर से ड्रग पढ़ेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल कोई भी माइनर ड्रग ले लें, उसके बाद उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आप याद करने बैठ जाएंगे तो फिर तो आपकी चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपने ऐसा नहीं करना, और पहले आपने थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन अच्छे से करनी है, और फिर जितना आपके कॉलेज में टीचर्स आपको बताएं, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा बताएं तो फिर मैं वो कह रही हूँ कि फिर वो आपने करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब मैं बताती हूँ इसकी डायरेक्ट एक्टिंग में ब्रोंकियल एयरवे हाइपर एक्टिविटी में मेथाकोलिन यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें कल जैसे लेक्चर भी हुआ तो मैंने स्टूडेंट से पूछा भी था कि आप बताएं कि पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपने बताया कि ये जीआईटी के ऊपर ये जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट की वास को कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ये यूरिनेशन वगैरह करवाता है और ये सिक्रीशन वगैरह इंक्रीज करवाता है। तो और आईज में मायोसिस करवाता है, लंग्स में ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, ब्लड प्रेशर को ये वेसोडाइलेशन करवा के कम करवाता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया करवाता है क्योंकि ये हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा कम करे तो फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। और इसके अलावा
अलावा ये सीएनएस साइटेशन करवाता है, ठीक है। तो बस अब आपने इसके देखने हैं, ठीक है। ब्रोंकियल एयर वे एक्टिविटी में हमने मेथाक्सोलिन याद कर लिया। पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, अब देखिए एक बंदा है जिसको रिटेंशन होती है यूरिन की, अब उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गई है या उसको डिस्टेंशन हो गई है, तो फिर हम जो है वो उसमें पैरासिम्पेटो मिमेटिक्स यूज करेंगे। मिमेटिक्स का मतलब मिमिक्री करने वाला, आप इसको कुलिनोमिमेटिक्स भी इजी वे में कह सकते हैं। कोलिनर्जिक कहते हैं तो बस ज्यादा मतलब सुनने में और आपको पढ़ने में आसानी रहती है। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी यूज होता है। ये आपकी लिविंग पोर्सलाइन दी गई है, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि बुक्स की रीडिंग तो आप खुद भी बैठ के कर सकती है, ठीक है। कोई बच्चा बुक की रीडिंग आराम से कर लेता, कोई रीडिंग अगर करने बैठी तो वो रीडिंग जल्दी कर लेता, याद करने में उसको ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इसलिए इस तरह की स्लाइड ऐड किया कि आप याद करने वाली जो चीजें ना, और याद करने के बाद ज्यादा फोकस मेरा इस पे कि आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने उसको किस तरह लिखना है तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस्ट्रिक टोनिक, गैस्ट्रोप्रेसिस, एनामिक इलनेस में पैथानिकल यूज होता है। अब आप पैथानिकल की देखें कितनी डिजीजेस में यूज हो रहा है, रिटेंशन में, मायोजेनिक ब्लैडर में, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, एब्डोमिनल डिस्टेंशन में, गैस्ट्रिक एटोनी में, गैस्ट्रोप्रेसिस में, डायनामिक इलियस में। इसकी ऑलमोस्ट 7 डिजीज है। अगर कोई स्टूडेंट इसकी 4 भी याद कर ले तो वो मोर देन इनफ है। और बच्चे सबसे पहले ना, आप ये चीज मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगी कि आपने ये भी चीज लिखनी है कि जो एसिटिलकोलिन है ना, उसको हम ज्यादातर थेरेपेटिक क्लास नहीं थेरेपेटिकली यूज करते हैं क्योंकि उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको सिस्टमेटिकली रेयर गिवन किया जाता है, इसको हम टॉपिकली ज्यादा यूज कर लेते हैं और बस मेयोसिस वगैरह करवाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ना आगे जाके आप देखेंगे लिविंग कोड में ये भी मेंशन है कि हम इसको यूज करवा करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, फायदा ही नहीं होता इसको देने का। फाइन, आगे आ जाए पीसी। आगे आप अपने पीसी होटल याद करेंगे। 2 तरह के पीसी होटल है, ठीक है। एक आपके पास जो है ना वो मायोसिस वाला है, जहाँ पे मायो पिलो पी के पी के से पिलो कार्पिन तो दोनों दफा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ एक जो कार्बाकोल है वो ग्लूकोमा में यूज करना है, जैसे जी आप समझ लें जीसी कॉलेज यू के कार्बाकोल एंड ग्लूकोमा। ये जो है ना पिलोकार्पिन जो है इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग द ओपन एंगल एंड एंगल फ्लो ग्लूकोमा। ये यूएचएस एमसीक्यूज है और ये आ जाता होता है। कार्बाकोल का भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जीरोस्टोमिया और इसको सोजोर्गन सिंड्रोम भी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसमें बेसिकली इसमें ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, जैसे किसी को टेंशन होती है तो उसकी ड्राइनेस हो जाती है, उसकी स्पीशीज कम होती है। बेसिकली सोजोर्गन सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि आपकी स्लाइवा की, आपकी लंग्स की, आपकी जीआईटी की, आपकी ग्लैंड्स की, मेजर और माइनर ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कम हो गई है, ड्राइनेस हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो यू कैन गिव एक ऐसी ड्रग जो सिक्रीशन ज्यादा करवाए, ठीक है। तो सिबिमलिन बेसिकली पिलोकार्पिन और सिबिमलिन बहुत बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन सिबिमलिन को ज्यादा एक्सरसाइज किया जाता है जब हम इस बाद में डिस्कस करते हैं। ये वाला जो पीसी होटल है ये आपका सोजोर्गन सिंड्रोम वाला है, ठीक है। पिलोकार्पिन पी से और सी से सिबिमलिन, ठीक है। फॉरवर्ड पर चलते हैं। इंटरनेट एक्टिंग में पैरालिटिक इलियस आ जाता है और इसमें हम लोग क्या देते हैं, न्यूस्टिग्मिन देते हैं। और लेकिन सबसे पहले आपने मस्तीनिया ग्रेविस में बताना है न्यूस्टिग्मिन देते हैं। यार अब ये तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मस्तीनिया ग्रेविस में न्यूस्टिग्मिन देते हैं, हम ये किसी को ना पता हो, ये याद करना मुश्किल हो। फाइन, ग्लूकोमा में आगे हम फाइजोस्टिग्मिन और एकोथाइफेट देते हैं, ये जिसमें आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फाइजोस्टिग्मिन हम सीनियर ग्राफिस में नहीं देते, बाकी न्यूस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन, एम्पिनोनियम देते हैं। और यहाँ पे एकोथाइफेट ग्लूकोमा में देते हैं। बस आपने एकोथाइफेट के साथ अगर कंसर्न करना है ना तो आपने सिर्फ इसको ग्लूकोमा की हद तक लिखना है। इसकी इस ड्रग की डिटेल अगर आपको मिले तो आपने याद अच्छे से बस इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में जब देखेंगे कि इसका जो एक्शन है वो एट्रोपिन के साथ डिस्कस करवा देंगे क्योंकि एट्रोपिन उसका एंटीडोट है और ड्रग से कुछ ज्यादा होता है। गाइस यहाँ पे मैंने फाइजोस्टिग्मिन का जिक्र किया तो आपने और साथ मैंने एट्रोपिन का भी जिक्र किया, तो आपने ये भी चीज देख लेनी है कि जो एट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो फिर हम उसको फाइजोस्टिग्मिन दे देते हैं, ठीक है। बस इसको ही बस अब इतना ही देखें क्योंकि आगे हम इसको जब एंटीनो स्क्रीनिंग पढ़ेंगे तो फिर हम एट्रोपिन को डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको मैं अब नहीं रिवाइज कर रही, ये सारी मस्तीनिया ग्रेविस और ये सब चीजें। चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। आगे भी ये वाली है कुछ, कल मैं ये वाली स्लाइड दिखाई थी तो कुछ ट्यूटर्स कह रहे थे कि फुल स्लाइड्स दिखाएं, तो मैंने ये फुल स्लाइड मुझे इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि ना इसमें याद करने वाला है बस ये वाला यूज यहाँ तक, ठीक है। एंडोफोनियम का 5 से 15 मिनट से ये मैंने बता दिया। एंडोफोनियम सीनियर ग्राफिस में यूज करते हैं। एरिथीमियास भी लिखा हुआ है, ठीक है। एरिथीमियास वगैरह में भी यूज कर लेते हैं इसको। जब हार्ट रेट ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली सबको पहले पैरासिम्पेथेटिक सेपरेट ही करके तो यूज कर सकते हैं।
बाकी न्यूज़ मैस्टीनिया ग्रेविस में यूज करते हैं आप इसमें एडेनेमिक पैरालिटिक इलियसिस में यहाँ पे आना है, ठीक है, खाली इलियस में आना। पीडोस्टिग्मिन मैस्टीनिया ग्रेविस में यूज करते हैं। फाइलोस्टिग्मिन जो है वो ग्लूकोमा में यूज करते हैं। इसके अलावा एकोथायोफेटिक ग्लूकोमा में यूज करते हैं। या तो आप ग्लूकोमा लिख के ये दोनों ड्रग्स साथ मेंशन कर दें, या आप इसको 2 दफा भी ऐसे करके यहाँ पे एकोथायोफेट करके नीचे ग्लूकोमा लिख सकते हैं। एम्पिनोनिया मैस्टीनिया ग्रेविस में यूज करते हैं, डिमिकेरियम ग्लूकोमा में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका बस आप इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, बहुत हद हो तो ये वैसे मीनिंग ऐसे में एक इसका बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा था कि लिपिन कोर्स से आपने रीडिंग करनी है, पढ़ना है, याद करने की कोशिश करनी है, और मीनिंग ऐसे कि आपने कुछ स्पेसिफिक टेबल जो करनी है तो उसको आप एक दफा ना रीड कर लीजिएगा। वो ये चैप्टर नंबर जो आपका 7 है उसके स्टार्टिंग में ये फर्स्ट टेबल है। आपको पता चल जाएगा मैं किस टेबल का जिक्र कर रही हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। अच्छा गाइस, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं इसको अब बस बता देती हूँ कि ये मैंने आपकी लिपन कोर्स से लिया था, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये मैं आपके बुक से ही बनाया हुआ है ना सारा लेक्चर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपने क्या करना है। आपने पहले इसके ऊपर वाले पैराग्राफ की रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ की आपको पता चल जाएगा पैथेनिकल स्ट्रोम मस्कुलिनिक एक्टिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मस्कुलिनिक में ब्लड वो पीपी आता है, पैथेनिकल एंड पिलोकार्पिन, ठीक है। तो पैथेनिकल उन्होंने पहले बता दी, इसकी मेजर एक्शन जो होते हैं वो ब्लैडर और जीआईटी ट्रैक पर। इस लाइन को आप नाम भी याद कीजिएगा, तो इस लाइन को आप नाम भी याद कीजिएगा तो इट्स ओके। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 आवर के, इसको नाम भी याद कीजिएगा तो इट्स ओके। हम एक्शन में पढ़ते हैं कि ये मस्कुलिनी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी और टोन को ज्यादा करता है, टिट्यूसर मसल को स्टिमुलेट करवाता है, और ट्राइगोन और स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाता है और एक्सपल्शन करवा देता है यूएनटी, ठीक है। थेरेप्यूटिक में मैं आपको टोनिक ब्लैडर बता चुकी हूँ, और पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्टमार्टम और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन, डिस्टेंशन, न्यूरोजेनिक मार्जेनिक ब्लैडर सब कुछ बता चुकी हूँ। यहाँ पे मेगाक्लोन भी ऐड करें तो टोटल आपने मेथानिकोल के कितने थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए। अब 8 में से 4 तो याद हो ही जाएंगे ना, मुश्किल नाम तो नहीं है ना। एडवर्स इफेक्ट जो है वो हम इसके आगे जाके डिस्कस करते हैं, सबके एडवर्स इफेक्ट सेम है। कार्बाकोल में भी आपने ऊपर सिर्फ इतना याद करना है कि ये दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, बाकी आपने इसकी इन दोनों लाइंस की रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। इसको याद ना कीजिएगा। कार्बाकोल जो है वो आपका जो है वो इसमें आपने यहाँ थेरेप्यूटिक यूजेस में इसको भी आपने मतलब रीड कर लेना, इसमें इस लाइन को याद कर लेना है कि ये मायोसिस करवाते हैं और एकोमोडेशन को स्टेम्स करवा देते हैं, ठीक है। बेसिकली आपकी आई में जो स्लीडिंग मसल होते हैं जब उनका स्टैम हो जाता है तो एकोमोडेशन हो जाती है। ये कार्बाकोल में अगर आपने कुछ याद करना तो आप ये तो सबको ही पता है कि ये पैरासिम्पटोमिक मिमेटिक है, तो ये मायोसिस करवाएगा, जाहिर है, और तो कुछ नहीं करवाएगा। लेकिन इसको आगे आपने देखना है कि हमने इसको ग्लूकोमा में यूज करना है, क्योंकि इसकी पोटेंसी हाई होती है, रिसेप्टर के ऊपर नॉन सेलेक्टिविटी होती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है, तो हम इसको यूज नहीं करते। जाहिर है ये तीनों बातों का जिक्र तो आपने अपने याद नहीं करना, लेकिन आपको कंसेप्ट होना चाहिए। पोटेंसी का मतलब ये होता है कि थोड़ी अमाउंट दी, मतलब आपने एक दवाई की 2 गोलियां दी और एक दवाई की 5 गोलियां दी, तो 2 ने भी उतना फंक्शन किया और 5 ने भी उतना फंक्शन किया और उतना सीवियर ही फंक्शन किया। तो अगर हमने कार्बाकोल की 2 गोलियां भी दे दी तो एज कम्पेयर टू किसी भी और कोलिनोमिमेटिक्स ड्रग्स के जो कि ग्लूकोमा वगैरह में यूज होती है तो उतना ही इफेक्ट आएगा और उतने फिर एडवर्स इफेक्ट वगैरह भी आएंगे। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिविटी का मतलब अन्य वजह जाके अपने रिसेप्टर के अलावा कहीं और भी एक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों पे एक्ट करते हैं। और इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लाइक अगर एक दवाई हमने 10 घंटे के लिए यूज करनी है, हम चाहते हैं कि 10 घंटे के बाद बॉडी में उसके मेटाबॉलिज्म हो जाए, लेकिन अगर ये 15 घंटे वहां पे पड़ी रहेगी और काम करती रहेगी तो क्या फायदा, ये हमारे फायदे की बजाय नुकसान करेगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है लिपिड कोड में कि ये रेयरली यूज करते हैं। अब ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें, यहाँ पे आपकी जनरल फार्मा की भी तीनों बातें जो है ना वो रिवाइज हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आप उन्होंने कहा है कि बेसिकली हम इसको ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी कोली, जी फॉर ग्लूकोमा, सी फॉर कार्बाकोल। एडवर्स इफेक्ट जाके हम आगे देख लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एट्रोपिन के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम ना एकोथायोफेट के यूज को अब हम आगे जाके इसकी पढ़ लेते हैं। मैं अब इसको मार्कर के साथ नहीं करी, मैं इसको जस्ट रीड करी क्योंकि ये आपका ऑलरेडी 2 दफा रिवाइज हो चुकी है थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, और आगे भी स्लाइड मैंने आपके ऐड किया है ताकि आपको ये याद हो जाए। पैथेनिकल यूरिनरी रिटेंशन में यूज करते हैं, कार्बाकोल जो है वो हम मायोसिस में यूज करते हैं, ड्यूरिंग द ओकुलर सर्जरी। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि एसिटोकोलिन हम किसी में यूज नहीं करते। आपके यहाँ पे पढ़ देती हूँ मैं, ये लिपिड से मैंने आपका टेबल लिया है। टॉपिकली टू रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर इन ओपन एंगल और नैरो एंगल ग्लूकोमा, पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स हु हैव बिकम टॉलरेंट
टू द पिलोकार्पिन। ड्रग ऑफ चॉइस पिलोकार्पिन है, दैट इज योर एमसीक्यूज ऑफ यूएचएस। एंड देन अगर पेशेंट उसे टॉलरेंट हो जाए तो फायदा नहीं पिलोकार्पिन देने का, तो फिर हम कार्बाकोल की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बहुत कम यूज मूव करते हैं। पिलोकार्पिन जो है वो आपको मैंने बता दिया कि ओपन एंगल नैरो ग्लूकोमा में रिड्यूस करवाती है प्रेशर को। और आपको पता है कि ग्लूकोमा में क्या क्या होता है, ग्लूकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व और विजुअल ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, ग्लूकोमा की डिटेल में आपने नहीं जाना, लेकिन आगे आगे ग्लूकोमा की ड्रग जो है वो आपने याद करनी है। वो आपका 10.1 टेबल है मिनिकेशन का, वो आगे हम जब चैप्टर करेंगे सिंथेटोमिमेटिक्स जो हम कल लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी डिस्कस करेंगे। फाइलोस्टिक्विन जो है वो इंटेस्टाइन और ब्लैडर की मोटिलिटी को ज्यादा करवाती है, प्रेशर को जो है वो कम करवाती है, सीएनएस और कार्डियक इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट और एट्रोपिन के जो है वो ये कम करवाती है। न्यूस्टिक्विन बस आप ये देख लें कि ये मेथानिकल की तरह डिस्टेंशन और रिटेंशन में यूज करते हैं, मेथानिकल में यूज करते हैं। न्यूस्टिक्विन और एंडोफोनियम दोनों जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का एंटीडोट है, और एंडोफोनियम इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिनेग्राफी। इसकी आगे स्लाइड है तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। ये तीनों नाम आपने बस याद कर लेने हैं, डोलिसिपर, रिवस्टिकमैन, टैलेंटम एंड टैटरम भी लिख लीजिएगा। अल्जाइमर डिजीज में याद करते इतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द अल्जाइमर डिजीज और एकोथायरॉइड ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज करते हैं। इस साइड मैंने अगेन ऐड कर दी थी, तो इसको मैं रीड नहीं कर रही क्योंकि ये अब हमारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आती हूँ, मैं अब इस चीज को पढ़ती हूँ। ये भी दोबारा से थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन ही लिखी हुई है, मैं अब इसको अच्छे से आपको दोबारा से रीड करके बताती हूँ। ओके, एसिडोक्लोरीन हम नहीं यूज करते क्योंकि ये रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसका कार्बाकोल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये लाइन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, पोटेंशियल लॉन्ग ड्यूरेशन वाली। पेथेनिकल को ब्लैडर टोनी, बाबल टोनी में यूज करते हैं। ये देखिए देखा जाए तो कि अब आपकी 10 बीमारियां होंगी। मैं इसको रिवाइज देखिए, डिस्टेंशन में, रिटेंशन में और बेगाक्लोर में, मायोजेनिक ब्लैडर में, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, कैस्टिक एटोनी में, एडेनेमिक इलियस में, कैस्ट्रोप्रेसिस में, ब्लैडर एटोनी में, बाबल एटोनी में, मेगाक्लोर में, इन सब चीजों में ये एक्ट करती है और मस्कुलिनिक पे एक्ट करती है। आपको पता है कि इसने क्या करना है, मस्कुलिनिक को एक्टिवेट करवाकर, मस्कुलिनिक को जब इसने एक्टिवेट करवाना है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब मस्कुलिन पे एक्ट करेगी तो मस्कुलिन के क्या फंक्शंस है। मस्कुलिन रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो उसने वही प्रवास की कंट्रैक्शन करवानी है। ठीक है, स्पिंक्टर्स और ट्राइकोन को रिलैक्स करवाना है, ट्यूबरस मसल की कंट्रैक्शन करवानी है, यूरिन जो है वो पास हो जाएगा। अच्छा, आगे हम पिलोकार्पिन का देखते हैं कि पिलोकार्पिन का निमोनिक जीसीएस है। पिलोकार्पिन में ग्लूकोमा याद करना है आपने, ये ड्रग ऑफ चॉइस सिस्टिक फिब्रोसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, लेकिन ये आपकी दोनों बुक्स में इसको इतना डिटेल से मेंशन नहीं किया। बस सजोर्गन सिंड्रोम में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन सजोर्गन सिंड्रोम में जब आप पिलोकार्पिन के साथ जिक्र करेंगे तो आपने सीपीमिलिन का भी साथ जरूर करना है। ठीक है, निमोनिक के साथ अगर आपको निमोनिक के बिना भी याद हो गया तो वेल एंड गुड, ग्लूकोमा और सजोर्गन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखते हैं आगे क्या है। क्रोनिक के लिए अगर हम इसको यूज करें तो ये ग्लूकोमा वगैरह में यूज करते हैं, और एक्यूट अगर यूज करें तो एंगल ग्लूकोमा में। इसको आप इतना डिटेल से ना करें, बस आप ये देख लें कि ये ग्लूकोमा में यूज करते हैं। ट्वेंटी ज्यादा हो जाएगी तो पीछे वो फ्लूइड कम हो जाएगा, प्रेशर भी जो है वो आपका कम हो जाएगा, ग्लूकोमा काफी हद तक कंट्रोलेबल होता है। ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है, ग्लूकोमा कभी भी ट्रीटेबल नहीं होता, कंट्रोलेबल होता है। कुछ बीमारी होती है जो मतलब लाइफ लॉन्ग होती है लेकिन वो कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, वो स्वेट टेस्ट में यूज करते हैं, इसको आपने याद नहीं करना। और बाकी जो न्यू सिगमेंट है इसको आप देख लें कि ये सूडो ऑब्स्ट्रक्शन क्लोन में यूज होती है, यूरिनरी रिटेंशन में, सीनिया ग्रेविस में यूज होती है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट। इसका पंप का निमोनिक है, लेकिन अगर आपको वैसे याद हो कि ये रिटेंशन डिस्टेंशन में सीनिया ग्रेविस में यूज होती है तो बेशक आप इस निमोनिक को मत देखिएगा। चलेंगे, अब हमारी लास्ट स्लाइड है, इसको मैं आपको ना लास्ट में थर्ड लास्ट है, इसको मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप इसके ना निमोनिया साइड इफेक्ट देख लें। डम्बल्स, D for diarrhea, U for urinary urgency, M for meiosis, D for bronchoconstriction, L for lacrimation, E for emesis और excitation। excitation आपकी CNS में है ना, S for salivation और S for sweating। ठीक है, ये कल भी लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस करवाया था कि किस तरह पायरोसिम्पथोमेटिक्स अगर अपने फंक्शन ज्यादा करवा ले तो फिर साइड इफेक्ट ज्यादा है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अपनी बुक में मेंशन कर लें क्योंकि इस तरह नहीं लिखी हुई और वाइवा में पूछ लेते हैं। C से chronic insufficiency, A से अस्थमा, P से पेप्टिक अल्सर, I से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्वियसली जब ये ब्रेडिकार्डिया करवाएगा तो ये वक्त है कि इंसफिशिएंसी करवा देगा, कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और लंग्स में एक वक्त है कि अस्थमा करवा देगा। ये अस्थमा के पेशेंट्स को अगर आप ये ड्रग देंगे तो अस्थमा एग्रावेट हो सकता है, तो इसलिए आप कॉन्ट्राइंडिकेशन करते, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसके अलावा सिक्रीशन अगर ज्यादा करेगा, सेल की सिक्रीशन ज्यादा तो पेप्टिक अल्सर, मोटिलिटी ज्यादा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। कम
फॉर अब हम अपने लास्ट स्लाइड पे आते हैं। इसका आपने ना स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये टेंसिलन टेस्ट के नाम से भी आती है, पूछा जाता है यूएचएस में, यूक्यू है ये, और दूसरा ये भी के ना ये क्वेश्चन आपका ना ऐसे क्यों है, और ये बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ, रीडिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ना बस इतना बता देती हूँ थोड़ा सा कि आपने ये देखना है कि हमारे पास जो मतलब हमारे पास जो ड्रग होती है ना एंटीफोनिक, वो एसिटाइलकोलिन स्पेस को ब्रेक डाउन करती है, उसको इनहिबिट करती है, ठीक है। और आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन स्पेस ने आगे से एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करना होता है। जब हम एंडोफोनिन देंगे तो एसिटाइलकोलिन स्पेस का जो लेवल है ना वो ज्यादा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो उसका शिकार है उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो एसिटाइलकोलिन में सीनियर ग्रेविस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो रिसेप्टर्स में जो है वो अपने ही रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर वो लगते हैं, ठीक है, अपने रिसेप्टर्स पे जाके वो लग जाता है। क्योंकि देखिए पहले ऑलरेडी सब रिसेप्टर्स हैं, समझे, ये सब रिसेप्टर्स हैं, मैंने जिसके ऊपर ऐसे किया, इन सब के ऊपर जो है ना वो एंटीबॉडीज उसकी ना लगी हुई है, ऑटो एंटीबॉडी डिजीज है। लेकिन ये कुछ रिसेप्टर बच्चे कुछ पड़े हुए, 1 2 3 4 100 वर्ष हुए, ये एसिटिकोलिन जाके जल्दी से जाके उन पर लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो अगर क्योंकि एसिटोकोलिन स्पेस की अमाउंट कम हो जाती है, तो अगर कोई एसिटोकोलिन स्पेस अगर नहीं भी लग सकता, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 3 पड़े में, तो ये एक जाकर देखता है रिसेप्टर खाली, मैं जाकर लगूँ, तो पेशेंट के जो साइन है ठीक हो जाते हैं। मैं एंडोफोनिन इसलिए देता है 15 मिनट का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर 15 मिनट में पेशेंट के पैरासिम्पथेटिक वाले जो भी अपने डंबल्स पड़े थे वो ठीक हो जाए, तो इसका मतलब पेशेंट को मिस्थीनिया ग्रेविस होता है, हम उस हिसाब से उसके ट्रीटमेंट इस टाइप का फिर आप सबको पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। और अगर ये एग्रावेट करते हैं तो इसका मतलब इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, क्योंकि देखें जब हम ओवरडोज एसिटाइलकोलिन हम दे दें, क्योंकि एसिटाइलकोलिन यहाँ पर ज्यादा हो गई है, ये 1 2 3 4 टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब ऑलरेडी बर्डन और परेशानी होती है कि ऑलरेडी एसिटाइलकोलिन पहले भी यहाँ पे ये समझे ये 1 2 3 5 दफा ज्यादा, तो टोटल अब 9 दफा होगी एसिटाइलकोलिन नंबर में। तो यहाँ पे ये जैसे कि एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे मसल रिलैक्स करेंगे, डिपोलराइजेशन होगी, तो फर्दर रिलैक्सेशन होगी। जब एसिटिकोलिन का जब लेवल ज्यादा होगा तो बहरहाल यहाँ पे उसके साइन एंड सिम्टम्स जो है एग्रावेट कर देगी, ना सिर्फ ये वाले, क्योंकि ये रिलैक्सेशन वगैरह से हमें पता चलेगा कि अगर तो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर दिया मसल्स ने, तो इट मींस हमें पता है कि एसिटिकोलिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। जो पेशेंट्स की वो आईज के मसल्स को देख लेंगे जहाँ पे उसको पेटोसिस वगैरह हुई, और जहाँ पे अगर उसको एग्रावेट हो गए तो वहाँ पर ये मतलब उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा, ठीक है। इसको डिटेल से बेशक ना कि बेशक करना है, इसको आपने लिखना है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि आपको कोलिनर्जिक क्राइसिस में अगर सिम्टम्स एग्रावेट करेंगे, ये मैंने इसलिए ऐड किया था कि ताकि आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्योंकि पेपर में तो दो तीन लाइंस का क्वेश्चन मेंशन कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले कहा है कि आपने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छा सा जो है वो मेंशन करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं।